बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी क्लास 11th की फिजिक्स बहुत सुंदर तरीके से पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जब आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कई बच्चे जो 11th में ध्यान नहीं दिए रहते हैं फिजिक्स में, वहाँ वो कहते हैं सर 11th का नहीं पढ़ा है तो 12th का कनेक्टिंग चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको दोबारा वो कनेक्टिंग चैप्टर्स 11th के पढ़ने पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो भी फ्यूचरिस्टिक एग्जाम्स हैं, चाहे वो जेई हो या नीट हो, वहाँ 11th 12th की फिजिक्स दोनों क्लास की पूछी जाती है। इसलिए बेटर है कि आप क्लास 11th की फिजिक्स को सरल भाषा में और डीपली अंडरस्टैंड कर लें, जिससे 11th भी मजे से निकल जाए, 12th भी आसानी से समझ में आए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी शानदार प्रदर्शन कर सकें। इसी वजह से मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि डिटेल्ड में आसान भाषा का यूज करते हुए आपको फिजिक्स को समझा सकूं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का, जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसके बारे में मैं क्या होती है ये, कैसे लिंकेज है किस चीज से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, कुछ न्यूमेरिकल्स सब कराऊंगा, जिससे आपको पकड़ बन जाए KTG। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वन शॉट वीडियो है, सारे कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं। मैंने आपके लिए कई और वन शॉट्स और काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, उसके लिए ऑल वीडियो लाइब्रेरी यहाँ पे लगाई है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जैसे वन शॉट है, ये चैप्टर्स हैं, आगे ये प्ले बटन है, आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम दे दिया मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी, यानी जो कुछ भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ सब इसके ऊपर दिखेगा। यहाँ देखिए टैब्स हैं, 12th फिजिक्स, 12th मैथ्स, 11th फिजिक्स, 11th मैथ्स। तो जब ये आप ओपन करेंगे तो उस टैब पे चले जाएं 11th फिजिक्स पे, तब आपको दिखेगा। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे जाएंगे कैसे? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप अरविंद एकेडमी के होम पेज से जा सकते हैं। ये अरविंद एकेडमी का होम पेज, इस लिंक को आप क्लिक करें और पहले वाले को क्लिक करते ही वहां लैंड अप कर जाएंगे, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, जिसे क्लिक करते ही डायरेक्टली आप ओपन हो जाएगी ऑल वीडियो लाइब्रेरी। स्क्रॉल कर लीजिएगा अप एंड डाउन एंड साइडवेज, जिससे आप आसानी से इसको देख सकें। इससे फायदा क्या है कि कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है। मैं आपके लिए जो भी नए वीडियोस लेके आऊँगा वो सारे यहाँ अपडेटेड रहेंगे, देख पाएंगे आसानी से। और कुछ बच्चे चाहते हैं इसका PDF मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ इसका PDF में अपलोड कर दूंगा। और आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और इसके स्टोर सेक्शन में जाके देखिए, आपके लिए कई कोर्सेज हो सकते हैं जो आपकी पढ़ाई को आसान बना देंगे, मजा भी आएगा पढ़ने में और आपकी क्लास 11th की फिजिक्स शानदार भी हो जाएगी। चलिए बात को शुरू करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं शुरू। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। और पहली चीज, सबसे पहले हम लोग कुछ गैसेस लॉ को हम लोग देख लेंगे। इसका क्या लिंकेज है, ये 3 4 5 स्लाइड के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर गैसेस लॉ क्यों बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको सीट बेल्ट बांध लीजिए, पेन एंड पेपर निकाल के नोट करना शुरू कीजिए। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में आपको बता रहा हूं। आप बॉयल्स लॉ को पहचानते होंगे कि फॉर ए गिवन मास, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात की जाए तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप कह सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये ग्राफ है, PV में एक हाइपरबोलिक लाइन है, और दूसरा P1/V में कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस तरह का कर्व मिलेगा। कुल मिला के जैसे आप जान पा रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर है फॉर ए गिवन मास, तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा चार्ल्स लॉ भी देख लेते हैं। फॉर ए गिवन मास एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ावेंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। V/T है कांस्टेंट, और एक फॉर्मूला और है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वॉल्यूम निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये V और T का ग्राफ है। टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में होता है, प्रेशर कांस्टेंट पे VT एक लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इस तरीके से एक छोटा सा चार्ल्स लॉ है जो आप पहचानते होंगे। एक और गैस लॉ आता है, गैस लुसाक्स लॉ। तो गैस लुसाक्स लॉ क्या है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर ए गिवन मास, अगर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमारा
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ जाता है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू T या P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर निकालना है तो इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल D जहां आ रहा है वहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पकड़ के चला जा सकता है। चलिए, बड़ी शानदार बात है। आगे की बात करते हैं, परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप पहचानते होंगे, इसको मैं थोड़ा एलोबरेट भी कर देता हूं, इसकी पूरी चैप्टर में बड़ी अहमियत है। तो देखिए, ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। ये प्रेशर, वॉल्यूम, n है नंबर ऑफ मोल्स, ये आप पहचानते जरूर होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूं। ये है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहां पर एक और टर्म आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है Kb, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है R अपॉन Na। Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर। तो ये मैंने लिखा भी होगा, दिस इज द अवोगाद्रो नंबर, आप पहचानते होंगे। तो Kb की वैल्यू R अपॉन Na होती है। तो ये जो इक्वेशन है गैस लॉ की, ये आपकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में ये भी लिखी जा सकती है, क्योंकि आप R को N इंटू Kb से रिप्लेस कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रो नंबर, यानी टोटल मॉलिक्यूल्स या एटम की संख्या। तो PV इज इक्वल टू Kb NT। ये N क्या है, अवोगाद्रो नंबर नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसको भी पकड़ के रखे, कई जगह इस्तेमाल होगा। PB इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb NT। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और कैपिटल R की वैल्यू क्या होती है, याद कर लीजिए। यूनिवर्सल कांस्टेंट गैस कांस्टेंट R है 8.31 SI सिस्टम में जूल पर मोल पर केल्विन, और CGS सिस्टम में 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो इस स्लाइड में काफी इंफॉर्मेशन है और कोशिश की गई है कि मैं हाथ से लिख के आपको ज्यादा बेहतर इंगेजिंग स्लाइड्स बना पाऊं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगली बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन वाली। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास थी PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर दें, एक तरफ P दे दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एक तरफ PV अपॉन NT। यहां देखिए, अगर मैं PV अपॉन NT कर दूं तो ये R के बराबर आ जाएगा। तो जो परफेक्ट गैस होती है या आइडियल गैस होती है, उसके लिए ये R की जो वैल्यू है वो फिक्स स्ट्रेट लाइन चली जाती है। और जो रियल गैसेस हैं, क्योंकि ये तो एक कॉन्सेप्ट है अपना आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट, जो रियल गैसेस मिलती हैं उन गैसेस में लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर ये गैसेस जो हैं ये इसके करीब पहुंचती। देखिए, कम टेम्परेचर है T3 और प्रेशर इसका ज्यादा है। तो कम प्रेशर पर और ज्यादा टेम्परेचर पर, ये वाली लाइन देखिए, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन के करीब है। यही ये बिहेवियर समझाने के लिए बताया गया है कि जो रियल गैसेस होती हैं वो लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ बढ़ जाती हैं, यानी कि वैसा बिहेवियर करती हैं जैसे वो आइडियल गैस हैं। जैसे ये वाली लाइन आपको जो कौन सा कलर बोलेंगे, ऑरेंज टाइप का जो है, ये कलर आइडियल गैस के काफी नजदीक जा रहा है, क्योंकि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर है। यहां मैंने चीजें लिखी भी हैं, आप इसे पकड़ सकते हैं। तो ये स्लाइड का की पॉइंट यही था कि रियल गैसेस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस इक्वेशन के करीब बिहेवियर रखती हैं, जो आप समझ गए होंगे। ये आइडियल, ये जो PV इज इक्वल टू nRT हम लोग मानते हैं, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन की प्रूफ करने में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो एजम्पशंस हमारे क्या हैं, पहला है कि जो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो काफी छोटा है। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है R, इससे ये साइज इज वेरी वेरी लेस। इसको कैपिटल R लिख दो, कैपिटल R इज वेरी वेरी लेस, नेग्लिजिबल कह दीजिए, इतना छोटा। दूसरा, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जीरो है मान लीजिए, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। तो दो एजम्पशन जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसके लिए महत्वपूर्ण है, ये दिमाग में रखे बिना मजा नहीं ले पाएंगे। तो आप समझ गए, गैस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे और दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन। बड़ी सुंदर बात है। अब हम आ जाते हैं अपनी KTG यानी असली मुद्दे पर। देखिए, अभी तक तो हमने आपको बताया गैस लॉ क्या है,
आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, उसका ग्राफ क्या है, वगैरह वगैरह। अब ये केटीजी किस चिड़िया का नाम है? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलती है कि सभी जो मैटर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं या एटम से मिलके बने हैं। ठीक, ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स हमेशा परपेचुअल मोशन में रहते हैं, यानी निरंतर मोशन में रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं। तो सारे मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं और ये मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूअसली मोशन में रहते हैं। इस मोशन की वजह से हम जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं या इन मोशन की वजह से जो वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं मैक्रोस्कोपिक, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सारी बातें हम साबित कर सकते हैं। और केवल यही नहीं, जब इस थ्योरी के हिसाब से आगे बढ़ा गया तो ये देखा गया कि जो भी चीज़ें ये दे रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये इन अकॉर्डेंस विद दी गैस लॉज हैं, जो गैस लॉज मैंने पहले बताया और भी जो होते हैं। तो ये चीज पुख्ता हो गई। क्या चीज पुख्ता हो गई कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से हम इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक का मतलब होता है मूव करने वाली। थ्योरी आप जानते ही हैं, गैस में जो मूव करने वाली थ्योरी है वो ये है। तो व्हाट इज केटीजी, ये आपको पकड़ में आना जरूरी है, वरना क्या होगा, चैप्टर को समझ मजा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। केटीजी समझ गए आप? मॉलिक्यूल्स के कॉन्टिन्यूअस मोशन की वजह से वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये बात हम साबित भी करेंगे इसके अंदर कि हाँ भाई देखिए, यहां पर मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से फला प्रेशर होता है, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, यानी कि स्पीड की वजह से टेम्परेचर है, या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। ये सब आपस में लिंकेज। चलिए बात को एक कदम और ले जाते हैं। अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, जो बोलते हैं एजम्पशंस ऑफ केटीजी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को जो प्रूफ किया गया है उसमें कई एजम्पशंस लिए गए हैं, और आपके कोर्स में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपके यहां पूछ लेते हैं कि भैया केटीजी के एजम्पशंस बताइए, 5 एजम्पशन, 4 एजम्पशन, या लिखिए जो आता है जितना। तो आपको एजम्पशंस मालूम होने चाहिए। जैसे ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिजिड हैं, इलास्टिक हैं, और साथ में एक गैस के लिए आइडेंटिकल है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है। समझ गए? तो जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके रिजिड हैं, इलास्टिक हैं, एक गैस के लिए एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, दूसरी बात, इनका जो साइज है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल है। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल। साथ में ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन में है, ये मॉलिक्यूल हमेशा चालू स्थिति में है। साथ में जब इनका कोलिजन होता है आपस में या किसी कंटेनर वॉल में रखे उनकी दीवारों से, मान लीजिए आपने भरा हुआ है इस कंटेनर में, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे टक्कर खाएगा। तो उस स्थिति में इसका जो वेलोसिटीज हैं उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बदलता रहता है टक्कर के बाद। कोलिजन आपस में भी हो सकता है, और जिस कंटेनर में हम रखे हैं उससे भी कोलिजन होएगा। अगली बात देखते हैं कि इनका जो ये कोलिजन्स होता है ये परफेक्टली इलास्टिक है, और इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ना रिपल्शन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड साथ में नो अट्रैक्टिव फोर्स। इसकी वजह से जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो टोटल काइनेटिक होती है, यानी काइनेटिक एनर्जीज जितनी भी बनेंगी मोशन की वजह से वहीं से इंटरनल एनर्जी आएगी, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, रिपल्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है ही नहीं, और कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक। साथ में दो कोलिजन्स के बीच में इनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन, यहां गए टक्कर खाई और फिर जब अगली टक्कर खाने जा रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। ये एजम्पशन है। ठीक, द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। जो कोलिजन्स हैं कभी भी किसी भी क्षण हो सकते हैं, कोई ये नहीं कि 1 सेकंड बाद ही होंगे, कभी भी अचानक कभी भी हो सकते हैं। अगली बात, डेंसिटी थ्रू आउट द गैस यूनिफॉर्म रहने वाली है।
तो डेंसिटी थ्रू आउट द गैस विल बी यूनिफॉर्म। ये एजम्पशंस हैं केटीजी के, नोट कर लीजिए आप। मैं दिखा देता हूं, कई बच्चे कहते हैं सर नोट करने का साथ में नोट करना आसान पड़ता है। पॉज करें और नोट करें, इसको भी पॉज करें, नोट करें, इंपॉर्टेंट है। केटीजी के एजम्पशंस आपसे पूछे जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप चाहें तो लेना साथ ले सकते हैं या पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब अगली बात हम लोग, पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो एक फॉर्मूला भी निकलेगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। इसका रीजन क्या है? आखिर एक कंटेनर में अगर एक गैस भरी हुई है तो गैस कंटेनर पर प्रेशर क्यों लगा रही है, ये बात करते हैं। लॉजिक समझेंगे तो फिर हम ये भी निकालेंगे कितना प्रेशर लगा रही है। उसका डेरिवेशन एक तगड़ा डेरिवेशन माना जाता है आपके कोर्स में, वो भी हम करेंगे, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी माना जाता है। तो यहां पर देखिए, एक मैंने कंटेनर की वॉल दिखाई है, ऐसे कोई कंटेनर है, ये ऐसे हिट कर रहा है, दिस इज वॉल। तो मैंने इस वॉल को, ये वॉल है, इस वॉल को ऐसे दिखाया है। अब यहां पे एक मॉलिक्यूल है, उसका कुछ मास है, कुछ इसकी वेलोसिटी है, यानी इसके पास कुछ मोमेंटम है। उससे आकर इस वॉल से टकराता है और टकरा कर दूसरी डायरेक्शन में निकल लेता है। भाई ये डायरेक्शन बदल गई इसकी, ठीक। अब यहां पर क्या होगा कि हम चेंज इन मोमेंटम जब निकालेंगे P2 माइनस P1, तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया इस मॉलिक्यूल का, और जो मोमेंटम में घटोत्तरी या बढ़ोतरी हुई उतना ही मोमेंटम ये वॉल को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर डेल्टा पी बढ़ा है तो वॉल को घटोत्तरी हो जाएगी, और खुद का घटा है तो उतना मोमेंटम दे दिया इसने, तो ये सेम मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है वॉल को। अगर वॉल को सेम मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है तो डेल्टा टी टाइम में जितना ट्रांसफर कर रहा वो फोर्स है, क्योंकि न्यूटन साहब बता गए हैं F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो डेल्टा पी में चेंज है तो डेल्टा टी में जितना चेंज हो रहा है डिवाइड मार दीजिए, उससे क्या पता लगा कि भाई इतना फोर्स वॉल पर ये गैस लगा रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स। और आप जानते हैं जो प्रेशर होता है वो F अपॉन ए होता है, इसी फोर्स को F अपॉन ए कर देंगे तो प्रेशर निकल आएगा। यही प्रेशर का रीजन है, मतलब प्रेशर का रीजन है इसका कॉन्टिन्यूअस मोशन। अगर कॉन्टिन्यूअस मोशन ना होता वेलोसिटी तो मोमेंटम होते ही नहीं, जब होता ही नहीं तो काहे का मोमेंटम ट्रांसफर करता। तो ये रीजन समझ पाए, जो चेंज इन मोमेंटम है वही ट्रांसफर कर दिया वॉल को, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करते ही फोर्स आ गया, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर आ गया। ये रीजन है वॉल पर प्रेशर क्रिएट करने का। तो ये लिखा है, इससे क्या कंक्लूड किए, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। यानी जो कॉन्टिन्यूअस कोलिजन्स है दीवार से मॉलिक्यूल्स का, वही प्रेशर का कारण है। और कॉन्टिन्यूअस कोलिजन वो तभी हो पा रहा है जब उसमें कुछ वेलोसिटी हो, जब चलेगा तब तो, वरना तो काहे का कोलिजन। खैर ये बात आप यहाँ पर पकड़ पाए होंगे। अब अगली चर्चा हमें जो करनी है बेटा, वो ये करनी है कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर है कितना जो ट्रांसफर किया जा रहा है। इसमें बड़े सवाल भी बनते हैं, तो मैंने कुछ बातें दिखाई हैं आपको समझाने के लिए, जैसे आप चीजें समझ के ना इसके न्यूमेरिकल को भी सुंदर तरीके से कर सकें। आइए समझते हैं। इस डायग्राम का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम डेरिवेशन अभी करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमारा जो प्रेशर होता है 1/3 mn(v²) का बार। m क्या है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। n क्या है बेटा? यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर डेंसिटी की बात करेंगे। तो ये m और n समझ गए। v² का बार का मतलब होता है मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड। अभी मैं इसको लिख के अलग से दिखाऊंगा, अभी शायद लिखा भी हो कि मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड। मेरे ख्याल से है तो लगे हाथ निपटा देते हैं, वरना मैं लिख के हाँ लिखा हुआ है। ये देखिए v² बार का मतलब होता है सारी स्पीड के स्क्वायर को जोड़कर एवरेज ले लो, ये इसका मतलब है v² का बार, मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड का मीन, इसलिए कि न्यूमेरिकल लगे वरना लगेंगे नहीं।
और ये हो गया। यहाँ पे आ जाइए, ये रो है डेंसिटी ऑफ द गैस। अभी कैसे आता फॉर्मूला हम दिखाएंगे, ये पहचान चुके हैं आप, ये भी पहचान चुके। फिर अगला टर्म आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड। अब ये जो वैल्यू लिखी है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसका रिलेशन क्या होता है, ये ऊपर वाले से वी स्क्वायर बार का अंडर रूट, और वी स्क्वायर बार को हम लोग एवरेज ऑफ वी स्क्वायर, ऐसे ये जो सिंबल देखते हैं ना किताबों में, इसका मतलब होता है एवरेज। जिस भी क्वांटिटी का एवरेज ले रहे हैं उसको इस तरह के ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको दोबारा समझ लेते हैं। अब आप देखिए वी आरएमएस की बात क्या थी, जो ये देखिए वी आरएमएस का मतलब हो गया है वी स्क्वायर के बार का क्या बोलते हैं अंडर रूट। तो इसी से आप लिख सकते हैं कि वी आर एम एस का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। बात पकड़ में आई ना, वी स्क्वायर का आर एम एस और रूट मीन स्क्वायर यानी इसका अंडर रूट ले लिया, तो ये वैल्यू आप समझ पाए होंगे। यानी वी स्क्वायर आर एम एस करोगे, यहाँ पे एक टर्म और लिख देता हूँ, वी आर एम एस स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा अगेन V1 V2 Vn, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मेरी यही कोशिश है। तो वी आर एम एस और स्क्वायर के मीन में रिलेशन आप समझ गए हैं, और इसी रिलेशन में देखिए इस वजह से ये जो क्वांटिटी है इसको वी आर एम एस से रिप्लेस कर दिया है स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले वैलिड हैं, जगह जगह अलग अलग सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा ध्यान देने के बाद आप पकड़ पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें वेलोसिटी आरएमएस की डालनी है कि कौन सी स्पीड डालनी है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये बात है। तो इसको भी आप मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। आइए इसके डेरिवेशन की तरफ। ये भी समझ गए आप, जो था मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड एंड आरएमएस वेलोसिटी। अब इसका डेरिवेशन यहां करेंगे बेटा। ये देखिए कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर ले लिया है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है जो इस दीवार से, इस वॉल से टक्कर खाएगा। ये मैंने एक्स, ये जो क्यूबिकल कंटेनर है इसकी एक्सेस को एक्स वाई जेड मान लिया है। ये एक्स एक्सेस हो गई, इधर वाली वाई एक्सेस, ऊपर वाली जेड एक्सेस देखिए मेंशन किया है। अब इसकी स्पीड कुछ वी एक्स रही होगी, वो वी रही होगी, मान लीजिए V1 मान लीजिए। उसके 3 कंपोनेंट कर लिए हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ये 3 कंपोनेंट है जिसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए Vx, Vy, Vz। अब ये वॉल से, ये जो वॉल है, ये वॉल YZ प्लेन में है, x के परपेंडिकुलर, देख पा रहे हो ना, ये x के परपेंडिकुलर है, और YZ प्लेन में लिखा है पैरेलल टू YZ प्लेन, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। इस पे ये मॉलिक्यूल जाके हिट करता है और टक्कर खाने के बाद वापसी करता है। क्योंकि ये वॉल जो है उसका डायरेक्शन YZ प्लेन है, इसलिए केवल इसके Vx डायरेक्शन में रिवर्स होता है ये वेलोसिटी। क्यों होता है? क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो जिस स्पीड से जा रहा था, टक्कर खाने के बाद उसी स्पीड से वापस हो गया है। Vy Vz में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वॉल के पैरेलल वेलोसिटी है। आप अगर इस वेलोसिटी को बनावें तो z इस डायरेक्शन में जो Vz रही होगी, या जो इसकी Vy रही होगी इस डायरेक्शन में, ये दोनों देखिए पैरेलल टू द प्लेन है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कि ये जो है Vx, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। Vx कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, तो Vx विल बी चेंज बट Vy एंड Vz विल बी सेम। इतनी बात पकड़ में आई होगी। और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो Vx की टक्कर हुई और उसी स्पीड से, यानी माइनस Vx से ये बदलाव इसने ले लिया। अब यहां पर जैसा बात कर रहे हैं, ये देखिए पॉइंट लिखा, कोलिजन इज इलास्टिक, मॉलिक्यूल रिबाउंड्स विद सेम वेलोसिटी, यानी Vx की वैल्यू माइनस Vx हो जाती है। यहां पर कुछ m लेंगे, जिसे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कह दीजिए, और n को भी लेना पड़ेगा, जिसे आप नंबर डेंसिटी के नाम से जानेंगे। तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम,
ये दो चीजें यहां कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां एक मॉलिक्यूल से होने वाला चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया भी है, फिर भी लिख रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम या डेल्टा पी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये भाई साहब कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, यहां पर देखिए ये v से टकरा रहा था, vx माइनस हुई है, बाकी vy और vz नहीं बनाया कंफ्यूजन के लिए, केवल vx में चेंज है। तो चेंज इन मोमेंटम भी केवल vx में होगा। तो फाइनल वाला क्या रहा, माइनस vx माइनस इनिशियल, और इनिशियल ये vx था तो mvx, यानी चेंज इन मोमेंटम 2mvx। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम इन वन मॉलिक्यूल। अब जो चेंज इन मोमेंटम एक मॉलिक्यूल में, वही तो इसको, इस वॉल को ट्रांसफर कर रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो आप लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम imparted to the wall is same, जो एक मॉलिक्यूल से, यानी 2mvx। यहां पर देखिए ये डायरेक्शन अलग होगा बस, जैसे कि ये -2vx है तो उतना ही मोमेंटम उसने ट्रांसफर कर दिया, यानी 2mvx ट्रांसफर कर दिया। इधर माइनस है तो उधर प्लस, तभी तो कंजर्व होगा, दोनों की वैल्यू निपटेगी। तो ये 2mvx की कहानी इम्पार्टेड टू द वॉल, इतना मोमेंटम इम्पार्ट हो गया है। अब देखिए क्या है कि जब ये, मैं कलर, हाँ पीला ही ठीक है, डेल्टा टी टाइम में इस वॉल से ये कितनी दूरी चला है, ये दूरी कितनी है, vx इंटू डेल्टा टी। भाई परपेंडिकुलर इतना मूव कर गया है, यानी इतने वॉल्यूम में, ये पूरा वॉल्यूम, ये यहां से ऐसे कंसीडर कर लीजिए पूरा वॉल्यूम, ये पूरे वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने की टक्कर हो सकती है भाई, क्योंकि वेलोसिटी की स्पीड से इसमें तो वॉल्यूम भरे हैं, वो सारे टकरा सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा कानून लगाएंगे, तो या हम यहां पर ये सोचें कि भाई जो टक्कर पॉसिबल है वो इतने वॉल्यूम से पॉसिबल है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये वॉल्यूम समझ पाए, ये एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन, और यहां पर लेंथ हो गई vx इंटू डेल्टा टी। तो अब मैं लिखता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चला जाऊं क्या, हाँ जी, तो यहां पर मैं पकड़ लेता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, एरिया इंटू vx इंटू डेल्टा टी। इसके अंदर कितने, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये एरिया हो गया। बात को समझने में आसानी पड़ रही होगी। और एक वॉल्यूम में जो होता है वो n यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, NaVx इंटू डेल्टा टी। इतने मॉलिक्यूल्स हो गए जो इस वॉल्यूम में है। समझना मेरी बात सुंदर तरीके से। अब क्या है, क्योंकि यहां पर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे, अगर यहां पर कुछ इस तरफ जा रहे हैं तो कुछ उसके उल्टे जाएंगे एवरेज। तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जितने मॉलिक्यूल्स थे ऑन एन एवरेज, आधे इधर टकराएंगे और आधे इधर नहीं टकराएंगे। तो ये जो वैल्यू है, जो हिटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग टू द वॉल, ये इसका आधा हो जाएगा। बात पकड़ में आई ना, इतने वॉल्यूम में जितने लोग हैं, आधे इधर टकरा रहे हैं, आधे इस साइड, रैंडम मोशन है ना, तो आधे इधर निकल गए जो टकराए नहीं हैं। इस वजह से आप क्या लिख सकते हैं, अगली बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द वॉल। और किस लॉजिक पे हम हाफ लगा रहे हैं, आपको मैंने इस बात को समझाया है। तो हाफ NaVx इंटू डेल्टा टी, ये इतने मॉलिक्यूल्स आपको हिट कर रहे थे। एक मॉलिक्यूल ने आपको ट्रांसफर किया था मोमेंटम डेल्टा पी, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल
टू वॉल, वो कितना हो जाएगा, इसको मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दो तो 2mx मोमेंटम था इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हिट कर रहे हैं आपके वॉल से। अब ये टोटल मोमेंटम है तो टोटल फोर्स निकाल लो, तो फोर्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं, फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करोगे तो ये उड़ जाएगा यहाँ से, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, डेल्टा टी हटा के लिख दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते, ये इस हाफ से ये 2 से 2 काट दो, देखो, और ये वैल्यू यहाँ क्या बन गई, एम एन ए, और ये वैल्यू हो गई वी एक्स स्क्वायर, और डेल्टा टी हट चुका है, ये फोर्स आ गया। ये देख पा रहे हैं, एम एन ए वी एक्स का स्क्वायर। अब जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसको आप रखोगे यहां एरिया, तो कितना हो गया, एम एन ए कट गया और ये वी एक्स का स्क्वायर आ गया। ये बात आप यहां प्रेशर के लेके पहुंच गए इस वी एक्स स्क्वायर की तरफ। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात एक और आती है कि जो हमने यहां पर मॉलिक्यूल्स लिए थे, यहां पर जिनकी वेलोसिटी vx थी उनका तो ये होगा, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी थोड़ी vx होगी। भाई मान लीजिए इसकी इस डायरेक्शन में vx है, तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल की मान लो vx2 है। भाई यहां पे मॉलिक्यूल जो भरे हुए हैं उनका सबका स्पीड एक हो, ये तो कोई बात ही नहीं है, तो नहीं होता रैंडम वेलोसिटी में। तो किसी की v1 हो सकती, किसी की v2 हो सकती, कि किसी की v3 हो सकती, अलग अलग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज लेना पड़ेगा, और कोई हमारे पास जरिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी तो ये उनका प्रेशर है जिनकी वेलोसिटी vx थी, लेकिन ऐसे अलग अलग वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स होंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इसका एवरेज लेंगे। मैं लिख देता हूं, एज द मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज so we take average, और वो एवरेज के हिसाब से बेटा कितनी वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर आ जाएगा हमारा एन एम वी एक्स जो था इसका स्क्वायर का बार। ये जो बार लगाते हैं इसका मतलब होता है एवरेज ले लेना, इसका एवरेज ले लिया। अब हमारे पास ये कहानी निकल आई क्या, कि भैया इतने प्रेशर को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात देखिए। अब इंटरेस्टिंग बात के तहत हम जानते हैं कि ये गैस है आइसोट्रोफिक इन नेचर। आइसोट्रोफिक होने का मतलब क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है मोशन की। अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा सकते हैं तो उतने ही चांसेस है कि वो वाई में जा सके, उतने ही चांसेस है कि वो जेड डायरेक्शन में जा सके। यानी उसकी मोशन की कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोल देते हैं आइसोट्रोफिक मॉलिक्यूल्स। तो किताबों में लिखा होता है इसका यही मतलब होता है। तो मैं इस बात को समझाते हुए कि गैस मॉलिक्यूल्स are in isotropic in nature। आइसोट्रोपिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए लिख नहीं रहा हूं। कोई प्रिफर्ड लोकेशन, प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं होना मोशन का, हर डायरेक्शन को सेम तरजीह देना। उस हिसाब से जिस डायरेक्शन में vx स्क्वायर है, जो वेलोसिटी का एवरेज है, वही आपका vy का भी हो जाएगा, वही आपका vz का भी हो जाएगा। भाई सभी एवरेज ले रहे हैं, तो अगर हमारा स्क्वायर का एवरेज x डायरेक्शन में है तो वही सेम vy vz, क्योंकि सबके लिए समान व्यवहार हो रहा है। अब इसी को देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम यहां लिख सकते हैं 1/3, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को। ये देखिए हमने यहां पर इसको इस तरीके से एक
जोड़ रहे हैं, जुगाड़ बना रहे हैं। अब ये तीनों एक ही चीज़ है, 3 से 3 कट जाएगा भाई, इसकी जगह भी Vx लिख सकते हो, उसकी जगह भी Vx, 3Vx स्क्वायर टाइप आएगा जो कि 3 से कट जाएगा, तो इसको ये लिखने में कोई परेशानी नहीं। और ये जो चीज़ लिखी गई है बेटा देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, यही देख लेते हैं। ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड के सब जुड़े हुए हैं कंपोनेंट, तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, टोटल जो वेलोसिटी आई उनका मीन हो गया। बात समझे, यहां पर ये क्या है, V डिनोट कर रहा है यहां स्पीड एंड V स्क्वायर बार डिनोट कर रहा है मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड, यानी स्पीड का स्क्वायर करके उनका मीन ले लिया गया है। अब इसी के अनुरूप क्योंकि हमने Vx स्क्वायर को, ये ध्यान से देखिए, कलर बदलता हूं, इस पॉइंट को देखिए और इसको देखिए, तो हमारा Vx स्क्वायर की वैल्यू, बार की वैल्यू 1/3 V स्क्वायर बार आ गया। इसी प्रेशर में इसकी जगह अब हम P को nm Vx स्क्वायर बार की जगह 1/3 V स्क्वायर बार रख देंगे और हमने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। ये देखिए P इज इक्वल टू 1/3 nm, दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस। ये प्रेशर, थोड़ा कानून और लगा के इस फॉर्मूले में कुछ और चेंजेस लाते हैं, जैसा आपको बताया गया था। जैसे मैं यही दिखा देता हूं कि ये प्रेशर निकल आया, अब डेंसिटी ऑफ द गैस निकालो, अगर उसका मतलब रो होता है, रो की वैल्यू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है, एक का मॉलिक्यूल का मास m, टोटल नंबर थे mn, n क्या था, एक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मास हो गया एक वॉल्यूम में, और वॉल्यूम है 1, तो ये वैल्यू हो गई m इंटू n के बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, nm की जगह यहां पर रो को रख सकते हैं। तो एक दूसरा फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर। एक तीसरा भी बना लो, जगह जगह इस्तेमाल होता है। अब हम ये भी जानते हैं जो मैंने समझाया है कि V स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो V स्क्वायर बार के बराबर, मैं ऐसे लिख देता हूं एक मिनट समझाने के लिए, V RMS की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट V स्क्वायर बार के बराबर होती है। अभी समझाया था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और ये कहानी आप समझ ही रहे हैं। तो इसकी अगर मैं V स्क्वायर RMS कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर बार के बराबर। इसको अगर इंसर्ट कर दिया जाए यहां पर तो ये वैल्यू हो जाएगी प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 इंटू डेंसिटी एंड V RMS का स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपको डेरिवेशन के तहत भी पूछे जाते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये प्रेशर है, और ये प्रेशर किस वजह से है, देखिए यहां पर अगर डेंसिटी ऑफ द गैस को हम कांस्टेंट माने, जो कि हमने अजम्पशन में माना है, तो वेलोसिटी की वजह से आपका प्रेशर बदल रहा है। वेलोसिटी बढ़ाओ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये कनेक्शन ही तो हो गया कि वेलोसिटी से प्रेशर, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस हम निकाल पाए। यही केटीजी है, मोशन की वजह से प्रेशर, मोशन की वजह से प्रेशर। और ये फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ कानून और करेंगे हम लोग। तो ये इसलिए मैं क्लैरिटी दे रहा हूं जिससे आप सवालों में इसका इस्तेमाल भी कर सकें। अब नोट कर लीजिए, मैं दिखाता हूं पीछे से, फिर और 2-3 चीजें इसमें प्रूफ करनी रहती हैं, वो भी करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। पहली स्लाइड थी जिसको आप मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे पॉज करके। दूसरी बात शुरुआत से दिखाना होगा आपको, ये यहां पर इसको आप नोट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से पॉज करके नोट किए होंगे। और मैं यहां तक लेके आता हूं, मेरे ख्याल से पूरी स्लाइड आपको दिख गई है। पॉज करके नोट कर लिया जाए तो सबसे बेहतर चीज होगी। ठीक है, आगे की बातचीत करते हैं, सारी चीज एकदम क्लैरिटी के साथ और काम की। तो बच्चों यहां पर देखिए ये प्रेशर है और इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से ये जो रिलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपसे निकालने को भी आता है कि जो प्रेशर है इज इक्वल टू 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। वही रिश्ता देखिए,
काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता यानी वेलोसिटी का रिश्ता प्रेशर से है, बिल्कुल केटीजी के हिसाब से है। तो आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं, इस रिलेशन को। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमने जो डेरिवेशन किया था अभी, उसमें लिखा था कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 NM V स्क्वायर का बार। अब यहां पे दोनों तरफ हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये V क्या है? वॉल्यूम। तो ये 1/3 और इसे, अच्छा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई शुरू में नहीं करते हैं जिससे आपको कंफर्ट ज़्यादा मिले, हम बाद में करेंगे एक स्टेप बाद। हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेशर लेते हैं और इसको हाफ mv स्क्वायर वाले टर्म में लिख लेते हैं, यानी 2/3 NM, और इस n लिखा और इसको लिखा हाफ mv स्क्वायर का बार। देखिए, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो पहले इसको सेट कर लिया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक। अब हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब यहां पर अगले स्टेप में हमने क्या किया, PV 2/3 N इंटू V हाफ mv बार का, ये V स्क्वायर का बार, ये क्या है? वॉल्यूम, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहां पर ये जो वैल्यू N इंटू V है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स थे और वॉल्यूम V है, तो NV इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। ये चीज क्या बन गई? PV इज इक्वल टू 2/3 N हाफ mv स्क्वायर का बार। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। N इज इक्वल टू N इंटू V। अब वो गादुरा नंबर मत समझ लेना, वो एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगला स्टेप मैं कर रहा हूं कि P लिया, ये 2/3 लिया। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, ये देखिए ये क्या चीज है? PV लिखा हमने, 2/3 लिखा। अब ये जो क्या थी, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर का बार। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं ना, हाफ mv स्क्वायर होता है, एवरेज ले लिए हैं क्योंकि डिफरेंट वेलोसिटी की थी, मॉलिक्यूल्स थे, तो हाफ mv स्क्वायर का बार क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की। n से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आ गई, जहां पर इसको हम टोटल इंटरनल एनर्जी लिखते हैं E, क्योंकि हम ये क्या है? टोटल एनर्जी लिख दो, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। चलिए, टोटल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं ना, E बराबर क्या हो गया? जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की, एक मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर आप P लिखो, 2/3 लिखो और इसको लिखिए E/V। अब इसको ध्यान से देखिए, तो E/V क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बात खत्म हो गई, यही चीज आ गई। तो ये वैल्यू, ये यहां पर क्या बन गया? P इज इक्वल टू 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा, ये प्रेशर, एक लिंकेज आ गया प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में। ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है। अभी इससे एक फॉर्मूले और निकालने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर बोला जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 4-5 लाइन का डेरिवेशन है, लेकिन आपको अंदाजा रहे, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अगली चीज चलते हैं और यहां पर देखते हैं, ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको भी देखेंगे। और VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T, इसको भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पीछे हम लोगों ने जो डेरिवेशन अभी किया है, उस डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि जो प्रेशर की वैल्यू है, हम या PV की वैल्यू बातचीत करते हैं, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी। ये देखिए यहां पर आप देख लीजिए, नहीं भूल भाल गया हूं, ये देखिए 2/3 n भी लिख देते हैं हाफ mv स्क्वायर। ये कैपिटल N भी यहां मेंशन कर दिया जाए, n हाफ m।
ये हमने ऑलरेडी डेराइव्ड किया पीछे से जो कर सकते हैं। अब जो गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, उसको पकड़ लो। उसकी वैल्यू होती PV इजिकल टू nRT, और आप जानते हैं जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो R/Na होता है। इसका भी हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार, PV इजिकल टू n, और ये हो गया आपका Na इंटू KB इंटू T। अब ये यहाँ पर देखिए PV इजिकल टू N इंटू Na इंटू KBT, इन दोनों बात को देखिए तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये एक मोल में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। तो ये क्या हो गया, PV इज इक्वल टू NKBT। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस इक्वेशन को 2 कह दो, इसको हम लोग यहां पर 1 कह देते हैं। अब देखिए 1 और 2 में ये देखिए PV दोनों तरफ सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। तो ये वैल्यू हो गई देखिए 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन, इसके बाद ये स्टेप है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, NKBT इज इक्वल टू 2/3 N हाफ mv स्क्वायर का बार। अब यहां से देखिए ये n और ये n गया कट, और ये 2 और ये 2 भी कट गया। ठीक, तो अब वैल्यू क्या आई, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 2/3 n वैल्यू ठीक है, 2/3 n हाफ mv स्क्वायर बिल्कुल ठीक वैल्यू है। और यहां पर वैल्यू आ जाएगी KBT 1/3 करके हाफ mv स्क्वायर, तो हट गया है mv स्क्वायर के बराबर। चलिए इसको देखते हैं वैल्यू क्या बनती है। अब इसको ना काटते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैं इसको हटाना चाहूँगा, सीधे काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे एक की। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई 3/2 KBT। और व्हाट इज दिस, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। वो कितने के बराबर है, 3/2 KBT के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 KBT के बराबर होगी। वो मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, कोई भी मॉलिक्यूल है, 3/2 KBT इज द एनर्जी। मेरे ख्याल से ये बात पकड़ पाए होंगे, इसको नोट कर सकते हैं। एक छोटा सा रिलेशन आपको और मैं दिखा दूंगा प्रूफ करने में। यहाँ की बात कर लेते हैं। ये VRMS इज इक्वल टू जो √2 की प्रूविंग है, ये ऐसे कैसे आप ला सकते हैं, तो इसकी बात यहाँ से अगले इसी में कर लेते हैं। देखिए तो बेटा यहाँ आगे की चीज़ प्रूफ करते हैं। जो बातें यहाँ थी, ये देखिए VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T, ये कैसे प्रूफ करेंगे ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल है, यानी हाफ mv स्क्वायर का बार, ये इसका मतलब हो गया। आगे मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, और ये बराबर है 3/2 KBT के। ये 2 से 2 देखिए कट गया, v स्क्वायर का बार लिया तो 3 KBT अपॉन स्मॉल m। और हम जानते हैं कि जो VRMS का स्क्वायर है, अभी हमने दिखाया था v स्क्वायर के बार के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा VRMS का स्क्वायर बराबर 3 KBT अपॉन m। थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें एक बार समझ जाएंगे तो उससे खेल लेंगे आप। ये हो गया √3 KBT अपॉन स्मॉल m। ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और यहां पे देखिए आपको दिख रहा है VRMS जो है प्रोपोर्शनल है √T के। एक और इक्वेशन बनाई जाती है, उसको भी मैं प्रूफ कर देता हूं लगे हाथ, कोई बात रह ना जाए। तो यहां पर देखिए एक तो ये इक्वेशन आ गई, और इसी में थोड़ा सा R इंट्रोड्यूस कर देते हैं। VRMS जो रहा
3 लिखिए और KB की जगह क्या लिख दोगे, R/Na। R/, मैं ब्रैकेट यूज करता हूं जिससे आप पकड़ पाएं, ये रहा 3/m और इसे लिख दिया R/Na इंटू T। अब देखिए ये m इंटू Na कितना होता है, Na तो होता है 1 मोल में जितनी संख्या वो गाद्रो नंबर, और 1 का मास यानी 1 मोल का मास हो गया। 1 मोल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर m इंटू Na क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। अब इसी इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, VRMS इज इक्वल टू √3RT/m, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। सब मिला जुला है, बस आपकी समझ में आए, किताबों में इतनी क्लैरिटी से समझाया नहीं है तो इसलिए आपको दिक्कत होती है। तो ये देखिए, ये दो फार्मूले निकाल मारे मैंने, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, दोनों में VRMS क्या दिख रहा है, √T के प्रोपोर्शनल। और यही तो KTG है कि मोशन की वजह से, इस मोशन की वजह से टेम्परेचर का लिंकेज है, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है यहां, KBT के थ्रू लिंक्ड है। ये 3/2 KBT निकाले थे ना, तो बस ये लिंकेज साबित हो रहा है, KTG हो रही है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगली बात हम लोग आगे, मैं हटता हूं, मौका दे दूं पूरा नोट करने के लिए, फिर आगे। ये बड़े अच्छे डेरिवेशंस हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए थोड़े बनेंगे नहीं। तो ये यहां से बात शुरू हुई थी, इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे पॉज करके। और फिर यहां पर कहां से शुरू हुआ है वहां पे ले चलता हूं, और ये यहां पर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसको भी आप नोट कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर पाए हैं आप, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, जहां तक नोट करें थोड़ा रह गया है, थोड़ा सा और ऊपर इसको ले जाते हैं। ये देखिए पूरी बात आपके सामने क्लैरिटी से आ गई है। अब इसका जिस्ट, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हमने निकाल मारी हैं यहाँ पर से, जो कुछ कोर्स में सब कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, इस बातों का सारांश आपके सामने मैं लेके आता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी है, E/n, n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3/2 KBT। एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बढ़िया। एक मोल की कितनी होगी, तो मोल के लिए आप एक मोल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो गाद्रो नंबर होते हैं, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। और KB इंटू Na क्या होता है, R, तो 3/2 RT। 3/2 RT क्या है, एक मोल गैस की काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल ऊपर वाले की। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितनी आ गई, यही चीज है मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, 3/2 RT। उम्मीद है ये बात, इन सबका डेरिवेशन भी मैंने करके दिखाया अभी आपको, ठीक है। शांति से पढ़ेंगे तो बहुत फायदा ले पाएंगे, ठीक है। आगे की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये देखिए, अच्छा यहाँ एक चीज अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो एक चीज मेरा बताने का मन कर गया है, जो डिटेल पढ़ रहे हैं वही समझ पाएंगे। ये देखिए 3/2 KBT वगैरह जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, एक होती है किसी गैस की इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर हम लोगों ने केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात की है। ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होती है, जब कोई मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पोजीशन बदलता है A से 2, ठीक। जबकि जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है उसमें किसी तरह का काइनेटिक मोशन शामिल होता है। एक तो मूव किया, ये भी शामिल होगा, हो सकता है वो अपनी जगह घूमे, वो भी शामिल होगा, वो भी मोशन है, और तीसरा वाइब्रेट करे, वो भी मोशन है। कहने का ये मतलब है कि ये जो एनर्जीज हैं वो काइनेटिक एनर्जीज हैं। अभी हम जब टोटल एनर्जी ऑफ द गैस की बात करेंगे तो इससे वो थोड़ी भिन्न आएंगी, इसलिए क्योंकि उसमें सारी तरह की मोशंस को इंक्लूड किया जाता है। इसमें केवल हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन को इंक्लूड करके चल रहे हैं। अगर आप मजा लेना चाहते हैं इन डेप्थ तो ये बातें हैं, अगर आप समझ पाए होंगे तो। आगे की बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, जैसे बात पकड़ पाए आप। यहां लिखा हुआ है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो RMS वेलोसिटी ऑफ ए गैस 127 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब देखिए यहां पर लिखा है ना काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो KE पर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये आप फॉर्मूला ही जानते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 3/2 KBT,
अभी हमने पढ़ा है ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kBT, लगा दो इसको। 3/2 kB की वैल्यू 1.38 10 की पावर -23, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो 273 में 127 और जोड़ दीजिए आप। 3/2 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 400, यानी ये कैलकुलेट करोगे तो 8.28 इंटू 10 की पावर -21 जूल आपका पहले का आंसर आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है, देखिए फंडा क्लियर होता तो सवाल बहुत आसान लगते हैं। कह रहा है आरएमएस स्पीड बता दो, तो देखिए आरएमएस स्पीड के लिए मास दिया हुआ है। अब यहाँ एक मॉलिक्यूल का मास दिया है, यानी इसी को हम क्या करते हैं, हाफ mv/RMS का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हुई, ये इतने के बराबर है। यही तो इतने के बराबर है, तो ये बराबर कर दो 8.28 इंटू 10 की पावर -21 जूल। अब यहाँ V/RMS निकालना था, स्क्वायर रूट लगा देंगे चलो, और यहाँ वैल्यू हो गई कितनी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 10 की पावर -21 अपॉन इसका मास पर मॉलिक्यूल 6.4 -27। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.608 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, जब तक ये जो मैंने डिटेल पढ़ाया वो नहीं पढ़ोगे तब तक इसकी अदला बदली कॉन्सेप्ट जबरदस्त क्लियर नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, एक मोल की टोटल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका फ़र्क, तो फ़र्क आप यहाँ पूरा समझ पा रहे हैं। ये बेसिकली मैं पूरा आपको एक तरीके का चैप्टर ही फिनिश कर रहा हूँ, हर चीज़ ऐसा समझ लें। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी। बढ़िया, आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला एग्जांपल एनसीईआरटी का 12.5, ए फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ आर्गन है और क्लोरीन है, ऑन क्लोरीन इन द रेशियो 2:1। मास, इनका जो मास है और 2/1 है, जैसा मैं समझ पाया हूं और आप भी समझ पाए हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑब्टेन द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखिए यहां मजेदार बात क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, पहला वाला है ना, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वो क्या होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से 1/2 kBT। इसमें ये किस रेशियो में मिले हैं उससे क्या लेना देना, केबी सेम है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर एक ही है भाई, दोनों का टी सेम आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, दोनों का एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम आएगा, 1:1 का रेशियो, क्योंकि 3/2 kBT पहले का और दूसरे का भी 3/2 kBT, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर दोनों का सेम है, एब्सोल्यूट भी लेंगे तो इसका समझ में आई बात। तो दोनों का अगर आप एवरेज लेने जाएंगे तो 1:1 मिलेगा, सेम मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड V/RMS। अब देखिए सीधी सी बात पकड़िए, RMS ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू गैसेस एटॉमिक मासेस। ये देखिए एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं या मॉलिक्यूलर मास दिए हैं, तो 1 मोल गैस के लिए पकड़ लीजिए, फॉर 1 मोल गैस हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1/2 m आर्गेनॉन का ले लीजिए, और V/RMS मैं 1 लिख देता हूं इसको, जैसे ज़्यादा AR लिखना चाहिए, चलो AR लिख दिया। ये पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी हो गई कितने की, 1 मोल की, मॉलिक्यूलर वेट ले लिया इसलिए, ठीक है, कोई इसमें परेशानी थोड़ी है। और ये AR के लिए है। इसी तरह क्लोरीन के ले लीजिए, रेशियो निकालना है तो कोई टेंशन नहीं है, हमें यहाँ मॉलिक्यूलर मास दिया था इसलिए कैपिटल M यूज कर रहे हैं, जिससे आराम से मॉलिक्यूलर मास का यूज कर पाएं।
और ये क्लोरीन के लिए बात कर ली, ये हो गया हाफ m ऑफ क्लोरीन इंटू VRMS क्लोरीन। अब दोनों का रेशियो ले लो, तो दोनों का रेशियो अगर हम ले लेते हैं तो रेशियो, एक मिनट, रेशियो की बात करें तो आप जानते हो कि रेशियो तो दोनों का आएगा 1 ही, इन दोनों का रेशियो। VRMS का बदलेगा क्योंकि भाई एक मॉलिक्यूल का वही हिसाब किताब, और एक यहां पर एक मोल लिखा है तो एक मोल के लिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आर्गेनन के हों चाहे क्लोरीन के हो सेम ही रहते हैं। तो इसलिए हम ये समझ पाए हैं कि 1 मोल के लिए दोनों की वैल्यू, ध्यान से समझना नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, MR VRMS का स्क्वायर आर्गेनन और 1/2 MCl2 V स्क्वायर RMS क्लोरीन विल बी सेम। क्यों सेम है? क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल का सेम है तो एक मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर मिल रहे हैं तो वो भी सेम है। कौन सा फर्क है? अब ये रेशियो निकल आएगा, हाफ से हाफ गया कट, तो VRMS AR लिख लो और VRMS क्लोरीन लिख लो, और यहां से MCl2 आ जाएगा ऊपर। MCl या क्लोरीन की बात करें, Cl ही पकड़ के चलना चाहिए था हमें, Cl2 लिख दिया है, खैर चलिए कोई बात नहीं है। तो MCl अपॉन M आर्गेनन, MCl का मतलब था 70.9, और ये क्या था आर्गेनन का, क्योंकि ये एक ही एटम है तो 39.9, और यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.77, और यहां पर अगर निकालोगे VRMS AR और VRMS क्लोरीन तो अंडर रूट 1.77 यानी 1.33 आपका आंसर आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप समझ पाए ना क्या क्या किया गया है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की सेम होती है 3/2 kBT, एक मोल की वो भी सेम होती है 3/2 RT कह दो, अभी समझाया था आपको। तो ये काइनेटिक एनर्जी एक मोल की बराबर करके इनका रेशियो निकाल लिया है। इसको आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से बातों को अच्छे से पकड़ पाए होंगे आप। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से ऊपर कर देता हूं तो और बातें आसानी से आप नोट कर पाएंगे। पूरा चैप्टर ही मैं कवर कर दे रहा हूं, जो भी समय लगेगा, लेकिन आज सब जाएगा आपको। इससे बाहर से सफिशिएंट है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। आगे बात करता हूं कुछ बातें और आपके लिए समझाने के लिए। रूट मीन स्क्वायर स्पीड मैंने बात की थी, VRMS का मतलब होता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर करके अपॉन n, समझाने के लिए। और मैक्सवेल ने क्या किया था, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी वैल्यूज जो VRMS की थी और एक्सप्लेन की, जो हम समझ सकते हैं 3 kBT अपॉन m, हमने पीछे प्रूफ भी किया था। अंडर रूट 3 RT अपॉन m, ये भी प्रूफ किया था। और अंडर रूट इसी को RT को PV से चेंज कर दो तो 3 PV अपॉन n, तो ये हमने कैलकुलेशन से ही प्रूफ कर दिया था पीछे। तो हमेशा ये बातें हम प्रूफ कर चुके हैं। m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल M है मॉलिक्यूलर मास, इसलिए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड और एवरेज मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड का फर्क समझ पावे आप। अच्छा, एक और बातें होती हैं कि जो मॉलिक्यूल्स गैस के रहते हैं उनमें 3 तरह की वेलोसिटी होती है। ये जैसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं मान लीजिए, तो एक तो वेलोसिटी हम लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है कि ये जो बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से अधिकतर कितनी स्पीड किनकी सेम होगी, सेम स्पीड के कितने हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, किसके चांसेस ज्यादा है कि ये स्पीड अधिकतर में सेम मिले, वो मोस्ट प्रोबेबल है। स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई मान लीजिए MP मोस्ट प्रोबेबल आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, समझाने के लिए तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की 2 मीटर पर सेकेंड होगी स्पीड, मोस्ट मॉलिक्यूल्स जो रख रहे होंगे। दूसरी एक रहती है एवरेज स्पीड, कि इन सबका जोड़कर जितने हैं मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, दिस इज एवरेज स्पीड। और तीसरी हमने पढ़ी थी इसकी VRMS स्पीड। ये 3 तरह की इन पे स्पीड हो जाती है। तो V मोस्ट प्रोबेबल उन्होंने चार्ट वार्ट बना के समझाया था, चाहे तो याद कर लें 2 kBT अपॉन n, 2 RT अपॉन कैपिटल M,
2pv अपॉन कैपिटल N। इन तीनों में रिश्ता क्या होता है ये भी फटाफट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये मैंने रिश्ता लिख दिया, बाकी बातें जानना चाहें तो ऊपर से जान सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो VRMS की है बेटा, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल की। ये रिश्ता है, और आपस में रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये रिश्ता यहाँ चालू हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें, किस तरह की स्पीड वगैरह होती है 3 तरह की, और कौन किससे ज़्यादा होती है, जिससे अच्छी तैयारी हो पावे आपकी। अगली बात समझते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल है, इसको करेंगे। बोल रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डबल। बहुत आता है ये, छोटा सा है। इट्स वैल्यू 27 डिग्री पर। 27 डिग्री पर जो वैल्यू है, हम जान रहे थे कि VRMS की जो वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल टू √T होती है। अगर मैं VT अपॉन V27 कर दूं, या RMS की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 273 प्लस T, और यहाँ 27 था तो 273 प्लस 27। अब हम जान रहे हैं कि ऊपर वाली इसकी दुगनी आ जाए, गिवन है, रिक्वायर्ड लिख लीजिए, या गिवन है VT इज इक्वल टू 2 V27। तो VT अपॉन V27 की वैल्यू 2 है, इसका इस्तेमाल यहां कर लो, तो ये वैल्यू हो गई 2√273 प्लस T अपॉन, ये वैल्यू हो गई आपकी 300। अब ये 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर डालिए। 4 इज इक्वल टू 273 प्लस T अपॉन 300। तो आप लिख सकते हैं T प्लस 273 बराबर 1200। तो T की वैल्यू क्या आ गई 927। ये आपका आंसर है। इतने टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो VRMS जो थी 27 पर, उसकी दुगनी मिल जाएगी आपको। नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार बात है। आगे टॉपिक शुरू होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो इसको उससे लिंक्ड मामला करेंगे हम लोग। आइए समझते हैं। अब अगली चीज शुरू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझा, उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आप यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। या आप ये समझें कि एक मॉलिक्यूल जितने इंडिपेंडेंट तरीके से मोशन कर सकता है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। नॉर्मल सिचुएशन में बताएं, अगर एक मॉलिक्यूल है ऐसे, तो वो या तो एक्स एक्सिस पे चल सकता है, अगर एक्स पे चल रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1 है, अगर एक लाइन में मोशन कर रहा है। और अगर मैं बोलूं कि एक कोई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो इसको समझाने के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। और अगर कोई वॉल्यूम में कर रहा है, जहां पर एक्स वाई जेड तीनों आ गए हैं, तो उस समय कोई स्पेस में पार्टिकल चल रहा है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। क्योंकि उसकी पोजीशन बताने के लिए आप क्या बोलेंगे? 3 एक्सेस आपको, 3 कोऑर्डिनेट आपको बताने पड़ेंगे एक्स वाई जेड, तब वो किसी को आप फिक्स कर पाएंगे ये कहां पर है। अच्छा, क्योंकि ये एक है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं आई है। एक में तो कहीं भी रहेगा, अकेला है। लेकिन अगर 2 लोग हैं या उससे ज्यादा हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पोजीशन तो हम बता ही पाएं, साथ साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन के, मतलब कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी अगर कोई मोशन है तो उसको हम बता सकें, समझा सकें। तो बात समझ में आई होगी। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नीडेड टू डिफाइन ए सिस्टम्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन का मतलब कहां है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब किस तरीके से है, ऐसे जुड़ा है, किसी और तरीके से जुड़ा है। दूसरा यही चीज साबित करती है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए मॉलिक्यूल और एटम कैन एग्जिबिट मोशन और हैव एनर्जी, यानी वो कितने इंडिपेंडेंट वेज हैं जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो मोशन कर सकता है। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका काफी रोल पड़ेगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके लिए आ जाता है सॉरी, कि जो हम लागू करेंगे, जो आपके लिए आसानी करेगा, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 3n - k।
n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दीजिए, एटम कर दीजिए, इन द सिस्टम। k है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, कि उन पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग रिलेशंस कितने हैं। जैसे कि यहां पर अगर कोई दो पार्टिकल हैं तो ये दो, n कितना हो गया यहां पर? n हो गया इसके लिए 2, और एक रिलेशन आपस में है, ये डिस्टेंस है ना, तो रिलेशन इज 1। तो n की जगह देखिए 2 पुट कर दिया, रिलेशन की जगह 1 पुट कर दिया है, और ये वैल्यू 3 × 2 - 1 यानी 5 आ गई। तो ये जो डायटोमिक टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2 हो गया। ये हम कन्फिगरेशन या इस फॉर्मूले का उपयोग करके देख रहे हैं। कोई ट्राई एटॉमिक ऐसे है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं बेटा? 3, एक ये है, 2 ये है, 3 ये है। और रिलेशन कितने हैं? एक ये, 2 ये, 3 ये। तो k की वैल्यू हो गई साथ में 3। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर फीड कर दिया है, 3 और 3, 9 - 3 यानी 6। इस तरह से आप सिंपलर टर्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे मोशन वाला चक्कर भी कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझना चाहिए, लेकिन ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा, शुरू करते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कि भाई मोनो एटॉमिक गैस है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, और इसके लिए अलग अलग एनर्जीज के बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। तो मोनो एटॉमिक गैस के एग्जाम्पल क्या है? नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये सब, जिसमें एक एटम पाए जाते हैं। अब ये फॉर्मूला लगा दिया तो 3 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, पीछे में लगवा चुके हैं। अकेला आदमी है, n बराबर n, कोई रिश्ता किसी से है नहीं, तो k बराबर 0, अकेला है तो क्या रिश्ता रखे। तो 3 × 1 - 0, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गई। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए 3 हो गई है ये, और तीनों ट्रांसलेशनल हैं। ट्रांसलेशनल का मतलब है कि ये जो बंदा है ये 3 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, एक तो x में चल सकता है, एक y में, एक z में। तो 3 इंडिपेंडेंट वेज हैं जहां पर ये मोशन कर सकता है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिखी है 3, और ये ट्रांसलेशनल है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात चल रही है। रोटेशन और एक वाइब्रेशन भी आएगा जो आगे बातचीत हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, ऐसे कांपने वाली स्थिति, वो हाई टेम्परेचर्स पर होती है, ठीक है। बाकी हम समझाते हैं आपको। तो मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और तीनों कैसी हैं? ट्रांसलेशनल, या तो एक्स एक्सिस पे चलेगा, या वाई पर, या जेड पर। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज ऑफ मोशन। डाई एटॉमिक की बात करते हैं जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 एटम्स कह लीजिए। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे H2N2 ऑक्सीजन। अब यहां पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया 3n - k, तो 2n की वैल्यू यहां पर 2 थी, और k रिलेशन कितना था? 1। भाई 2 मॉलिक्यूल, ये देखिए 2 मॉलिक्यूल बने, आपस में रिश्ता 1 है। इसकी वैल्यू फिट कर दी, 5 आ गया। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई बेटा? 5। यानी इसके पास जो 3 पीछे से मिले थे वो तो रहेगा ही भाई, ऐसे ऐसे और जेड में ऐसे तो चल ही सकता है, लेकिन 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है जो इसमें ऐड हो जाती है, 5। जैसे कि समझिए, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ये एक ये एटम है, ये एटम है, तो एक तो ऐसे अगर है तो ऐसे 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 है, तो ऐसे ऐसे तो जा ही सकता था, XYZ ट्रांसलेशनल, लेकिन ये ऐसे घूम भी सकता है ना। तो एक तो ऐसे घुमा, तो एक इंडिपेंडेंट वे ये हो गया। दूसरा आप इसकी बात करें तो इसके अलावा और दूसरा मोशन कर सकता है, तो ये हो गया। और वाई एक्सिस बात करें तो ऐसे घूम सकता है, देखिए, समझ पा रहे हो? एक तो ये है, आपकी तरफ ऐसे सर्किल बनाया, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन किया है। अब एक तो ये रोटेशन, एक वाई एक्सिस के अबाउट कर दिया, ऐसे कर दिया। Z के अबाउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि Z के अबाउट यहां पर ऐसे घुमाना पड़ेगा, और क्योंकि एटम होते हैं छोटे, तो इनकी जो एनर्जीज होती हैं, रोटेशनल एनर्जीज, उसमें I बहुत कम होता है, क्योंकि एटम बहुत छोटे हैं। I तो उनके R पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो इसकी रोटेशनल इन डायरेक्शन ऑफ Z एक्सेस विल बी 0। तो 2 और रोटेशनल जुड़ जाती हैं। काफ़ी हम लोग डिटेल बातें कर रहे हैं, उम्मीद है ये तगड़ा फायदा आपको देगा। तो 3 ट्रांसलेशनल हो गई और 2 रोटेशनल। ये दिखाया है फोटो में, जैसे मैंने अब समझाया, एक ऐसे घूम रहा है और एक खड़े खड़े घूम रहा है। डायटोमिक की बात हो गई। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं
ये आ गया आपको ट्राई एटॉमिक लीनियर। ये देखिए ट्राई एटॉमिक में थोड़ा भेदभाव है, तो पहले लीनियर मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ये लीनियर ले लिया, 1 2 3, 3 एटम है, 3 पार्टिकल, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं 2, ये रिलेशन और ये रिलेशन। तो F इजिकल टू 3n माइनस k, 3 और 2 रख दिया, 7 आ गया, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है। ये 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है और आपकी 2 वाइब्रेशनल मिल गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल कितनी हो गई 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आप पकड़ के रखिएगा हमेशा। वाइब्रेशन में अभी आप देखेंगे तो ये 2 वाइब्रेशन 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर हो जाती है इसकी। आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक, लेकिन नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में मतलब ये ट्रायंगल शेप में ले लीजिए, 1 2 3, नंबर ऑफ रिलेशन उतने ही हैं। तो 3n माइनस k, तो 3 इंटू 3 और 3 रिलेशन विच इज 6। पीछे रिलेशन n k की वैल्यू 2 थी, यहां पर कितनी है 3 है। तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 6। 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल। ये रोटेशनल देखिए तीनों इसमें XYZ तीनों आ गया है, तो 3 तरह से घूम सकते हैं, और ट्रांसलेशनल तो 3 मिल ही जाएगी। वाइब्रेशनल इसमें कब मिलेगी जब हम लोग बड़ी हाई टेम्परेचर पे जाएंगे, वरना यहां पर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई इसकी 6। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके कोर्स में जिसका यूज भी हम लोग करेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या बोलता है कि जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सभी पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, हमारे पास जो मोनो एटॉमिक गैस थी उसकी जो हमारी एनर्जी कितनी थी पर मॉलिक्यूल, आपको याद होगा 3/2 kBt थी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल 3/2 kBt। याद आ रहा है, अभी पढ़ाया है कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3 kBt, और इसके पास इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है वो 3 है। या तो वो x एक्सिस पे जावे, या y पे जावे, या z पे जावे। तो इसका 3/2 का 3 पार्ट, इक्वल पार्ट्स हमको करना पड़ेगा, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम को तीनों पार्ट। तो यहां पर अगर पार्टीशन करेंगे तो ½ kBt आपको मिल जाएगी कितनी x वाले के लिए, ½ kBt एनर्जी हो जाएगी y के लिए, और ½ kBt एनर्जी हो जाएगी z के लिए। तो इससे हम क्या समझ पाए कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ½ kBt एनर्जी आपको देनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ½ kBt। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ½ kBt आप ट्रांसलेशनल पर, रोटेशनल पे ½ kBt देते हैं, लेकिन जब वाइब्रेशनल मोड आता है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर इसकी डबल kBt देते हैं, ½ kBt का डबल। क्योंकि वाइब्रेशन मोड में वो डिटेल्ड एनालिसिस हमारे कोर्स में नहीं है, जो एनर्जी होती है वो जुड़ जाती हैं, तो डबल मिलता है वहां पर। तो आप समझ पाए, अगर ट्रांसलेशनल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में ½ kBt जोड़ेंगे, या रोटेशनल है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वाइब्रेशनल अगर रहेगी तो वहां पर आप पर डिग्री ऑफ फ्रीडम kBt जोड़ेंगे, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में आई होगी ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। अगर ये ट्रांसलेशनल या रोटेशनल है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ½ kBt एनर्जी मिलेगी। अगर ये वाइब्रेशनल है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 2 मिलेगी, 2 का मतलब kBt, इसका डबल। उम्मीद है बात को पकड़ते बना होगा, इसको भी नोट कर सकते हैं। आगे की चर्चा बढ़ाते हैं, अब कुछ बातें और आपके सामने लेके आएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे लिए फायदा क्या है, एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हमने देख लिया। अब यहां से देखिए, एक का मैं निकाल के दिखाता हूं, बाकी आप निकाल सकते हैं। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए 3 होती है, तो इसी तरीके से इसका एक जनरल फॉर्मूला हम अंत में बताएंगे आपको। टोटल एनर्जी 1 मोल के लिए क्या आ जाएगी 3/2 RT, 1 मोल के लिए। और इसी तरह मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी कितनी 3/2 R। अभी इस तरह से हम मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक के लिए निकालेंगे, फिर उसमें एक हमें
एक रिश्ता दिखेगा ऑब्जर्वेशन के तहत, उससे हम एक जनरल फार्मूला बता देंगे कि किसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एफ के फॉर्म में कितना आंसर लिखो आप। तो यहां पर आप जैसा देख पा रहे हैं, एक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, टोटल इंटरनल एनर्जी एक मोल की 3/2 RT, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर 3/2 R, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर 5/2 R, और स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा CP/CV 1.66। ये कैसे निकलता है जल्दी से मैं बता देता हूं, जैसे आपको आइडिया एक का हो जाए, बाकी का आप निकाल सकते हैं। तो बातों को शुरू करूं, अगर हम जान रहे थे जो पीछे लिखा वही पकड़ लेते हैं। पहले तो एक की लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वो कितनी होगी? वो होती है 3/2 kBT, हमने पहले पढ़ रखा है। अब हम बात करें कि टोटल एनर्जी ऑफ ए मोल, 1 मोल फॉर 1 मोल के लिए बात करें तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 kBT। एक मोल में होता है अवोगाद्रो नंबर Na, और ये Kb इंटू Na क्या होता है? 3/2 RT। ये वैल्यू हो गई। अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv की बात करें, फॉर Cv ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस du/dt को, जो ऊपर था ये u, ये 1 मोल के लिए होता है, इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, du/dt। ये वैल्यू कितनी मिल गई? बचा केवल 3/2 R। दिस इज Cv। हम ये रिश्ता जानते हैं, मेयर्स इक्वेशन, Cp - Cv = R। तो Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R + Cv। तो R + 3/2 R यानी 5/2 R। ये आपका आ गया Cp। गामा निकालने जा रहे हो तो ये रहा Cp/Cv। Cp है 5/2 R, Cv है 3/2 R, तो ये वैल्यू हो गई 5/3, और 5/3 का मतलब 1.66। तो ये जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं, ये जो पीछे लिखी हैं, ये कहां से निकली है ये मैंने आपको समझा दिया है, और इसको आप समझ के याद भी कर लीजिए, काम आती हैं वैल्यूज। तो ये मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए Cp, Cv, U, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह स्पेसिफिक हीट डायटॉमिक की बात की जाए तो डायटॉमिक के लिए ये वैल्यू लिखी गई है, देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kBT, ये तो बता दिया है। ये देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, 1 मोल के लिए 5/2 RT आ जाएगा। इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी की बातचीत लेके यहाँ पर चल रहे हैं। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हाफ, अच्छा इसकी बात इस तरह समझ लीजिए आप, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इतना थी, और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका इस्तेमाल कर लीजिए, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब आप लिंक कर पाएंगे 1/2 kBT, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 3 थी, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करके चीज़ें आगे बढ़ा दी गई हैं। अब यहाँ पर अगली बात में आप देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी थी? 1 के लिए 3/2 kBT, तो F जब 5 हो जाएगा तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 5/2 kBT आ जाएगा। ये अब ये क्या है? एक मॉलिक्यूल का है, 1 मोल का निकालोगे तो R में लिखोगे। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल का इतना है, और अगर 1 मोल का निकालोगे तो आपने R/T के फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जैसे मैंने पीछे वाला किया था, Cv 5/2 R, Cp - Cv करके 7/2 R, और गामा 1.4। ये कहनी हो गई डायटोमिक। अब यहां पर अगर कभी कदार अगर हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल अगर आप जोड़ देंगे तो डिग्री ऑफ C1 कितनी हो जाएगी? 7।
2 वाइब्रेशनल मोड के और एनर्जी जुड़ जाएंगी, तो उस समय इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगी F। कहां पर? हाई टेम्परेचर पर। तो वाइब्रेशन 2 और जुड़ जाएगी, फिर ये वैल्यूज बदल जाएंगी। ये 5 है तो ये 7 हो जाएगी, 7/2। इसी हिसाब से सब चेंज हो जाएगा। अगर हाई वाइब्रेशनल मोड अगर हम जोड़ दें तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप। ट्राई एटॉमिक की बात करते हैं, नॉन लीनियर की। देखिए नॉन लीनियर के लिए हमने निकाला था डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 6। यू उसी हिसाब से 6 हैं, एक में हाफ केबीटी, 6 इंटू हाफ केबीटी यानी 3। इसी तरह CV, CP और गामा बिल्कुल उसी तरीके से निकलता चला जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए। नॉन लीनियर के बाद अगली बात आएगी लीनियर की। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो हाफ केबीटी को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सारी वैल्यूज बन गई। देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट भी कर लीजिए और आसानी से आप निकाल भी सकेंगे। अब इन जनरल अगर फॉर्मूला बात करें तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी? आप जान ही रहे थे, F को हाफ केबीटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये एक मॉलिक्यूल की है डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। मोल की बात की जाए तो यहां पर केबी को रिप्लेस कर दो R से, F/2 RT। स्पेसिफिक हीट CV की बात करेंगे तो F/2R, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपॉन 2 इंटू R, सारी वैल्यूज निकलती चली आएंगी। और मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे है तो F/2 + 1 इंटू R, ये फॉर्मूला याद कर लिया जाए। और साथ में स्पेसिफिक हीट रेशियो 1 + 2/F। और किसी में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने मेंशन की है, किसी में वाइब्रेशनल मोड अगर जुड़ता है तो उस तरह से जोड़ के फिर आप इसको सेट करेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया जो अलग अलग वैल्यूज आपको देता चला जाएगा। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है क्लैरिटी के लिए। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। देखिए NTP बात कर रहा है तो NTP पर एनर्जी जो होती है फॉर 1 मोल ले लीजिए आप। 1 मोल के लिए ऑक्सीजन के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी? वो हो जाएगी 5/2 RT। ऑक्सीजन डायटॉमिक है। डायटॉमिक का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसकी? 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5, तो ये 5/2 RT। ये 1 मोल की है, हमें 1 ग्राम की चाहिए, तो इंटरनल एनर्जी 1 ग्राम कितनी हुई? ऑफ 1 ग्राम वो हो जाएगी इसके मॉलिक्यूलर, इस एनर्जी को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया जाए। भाई ये कितनी थी? ये कितने मास की है? 1 मोल की। 1 मोल में मॉलिक्यूलर वेट होता है, 1 मॉलिक्यूलर वेट के बराबर थी। 1 ग्राम की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो 5/2 मॉलिक्यूलर वेट हो गया 32 और ये रहा 5/2 RT। 5/64 इंटू 8.31 इंटू NTP पे 273 आ जाएगा और 177.2 जूल, ये आपका आंसर रहा। इस तरह से आप ये वैल्यू कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए। अगला 1-2 सवाल और करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है चीज़ों को सुंदर तरीके से पकड़ने के लिए। तो अगली बात करते हैं। यहां पर बोला गया है कि 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विथ 3 मोल्स ऑफ ए डायटॉमिक गैस। What is the molecular specific heat of the mixture at constant volume? जो मिक्सचर है आपने ऐड किया है ना, यहां पर आपने एक मोनोएटॉमिक मिक्स किया है और एक डाई एटॉमिक मिक्स किया है। इसका मिक्स किया है 1 मोल और इसका मिक्स किया है 3 मोल। अब इस मिक्सचर का आप पूछ रहे हैं कि CV डबल डैश या CV बता दो इस मिक्सचर का। तो यहां पर क्या कैसे करेंगे? CV डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी NCV प्लस N डैश CV डैश अपॉन N प्लस N डैश। ये मोनोएटॉमिक का N जितना है और इसके लिए N डैश लिया हुआ है
और इसका जो CV होगा, इसका जो CV डैश होगा, इसका हमने लिखा CV और C-V, दोनों का इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। मैं डराइव नहीं कर रहा हूँ फॉर्मूला, वरना ये फॉर्मूला पहले वो बात की एनर्जी कंजर्व कराओगे तो ये फॉर्मूला निकल आएगा। अब ये फॉर्मूला जब आपने याद कर लिया तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। N है 1 मोल, CV था मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए CV कितनी होती? 3/2 RT, 3/2 R। और इसके लिए 3 मोल था, डाई एटॉमिक है तो 5/2 R। 1 मोल और 3 मोल, ये हो गया 9/4 R। R की वैल्यू 8.31, तो वैल्यू हो गई 18.7 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है मिक्सचर के लिए। कहां से आया है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। बड़ा आसानी से निकल सकता है, अभी के लिए आप इसको याद कर लें। ये सवाल आ जाए मिक्सिंग वाला, प्यार से कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नोट किया होगा पॉज करके आपने। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसको भी पकड़ लेते हैं जल्दी से। इसमें बोला है ए सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी 44.8 लीटर्स कंटेन्स हीलियम गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पर हीलियम है जो कि मोनोएटॉमिक है और वॉल्यूम कितना है? 44.8। समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। 44.8 को 22.4 से डिवाइड कर दें, 2 मोल गैस है। What is the amount of heat needed to raise the temperature of the gas in the cylinder by 15 डिग्री? देखिए क्योंकि ये सिलेंडर में है तो ये पूरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गेम चल रहा है, क्योंकि सिलेंडर फाड़ेगी तो है नहीं गैस जब तक धमाका ना हो जाए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपका जो हीट लगने वाला होता है वो NCV डेल्टा T होता है। ये क्या? हीट रिक्वायर्ड टू रेज डेल्टा T टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहां पर देखिए N तो हमको मिल चुका है, यहां से CV और देखना है। डेल्टा T में पता चल चुका है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो CV कैसे पता चला यहां CV? क्योंकि ये है हमारी मोनो एटॉमिक गैस। कौन सी थी? हीलियम थी। हीलियम कौन सी है? मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक गैस है तो CV कितना हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 R के बराबर। 1 मोल के लिए हीलियम मोनोएटॉमिक फॉर 1 मोल। बस इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए, Q = 2 मोल था और 1 मोल के लिए CV निकली कितनी? 3/2 R। और डेल्टा T कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंटू 15 डिग्री लिख दो। 2 से 2 उड़ गया, 15 3 45 आ गया, इंटू R 8.31 और ये वैल्यू हो गई 374 जूल। ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं और आप में से बहुत से बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं निपटाएंगे कैसे। जबकि देखिए लॉजिक थोड़े क्लियर हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बना डालिए, जैसे दिमाग में रिवीजन के बाद चढ़ जाए आपके, तो फटाफट लगा पाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, अगली बातचीत हम लोग करते हैं। तो आइए अगली बात करते हैं तेजी से। छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा। सॉलिड ऑफ n एटम्स वाइब्रेटिंग इन 1 डायमेंशन। तो जब ये 1 डायमेंशन में वाइब्रेट करते हैं ना, तो वाइब्रेशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलॉट करते हैं आप, 2 एनर्जी जाती है, तो 2 × ½ kBT निकलता है, यानी टोटल वैल्यू kBT निकलती है। kBT क्या है? अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है एक वाइब्रेशन में, तो यहां पर आपको kBT मिल जाएगी और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सॉलिड में। बात कर लें जो वाइब्रेशन वोल्ट मिलेगा, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 3 kBT। खैर आप इतना पकड़ लीजिए, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी हो गई? 3 kBT। और इसी तरीके से टोटल एनर्जी हो जाएगी 3 RT और C की वैल्यू हो जाएगी 3 R के बराबर सॉलिड्स की। थोड़ा सा जानकारी के तौर पर, जिससे आगे काम हो पाए। मीन फ्री पाथ की बात करते हैं। तो मीन फ्री पाथ क्या है
कि दो सक्सेसिव कोलिजन में लगने जो आपको पाथ होता है, फ्री पाथ, उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। यहां पर क्या है, एवरेज डिस्टेंस। भाई ये देखिए लैम्डा 1 यहां से आ गया तो टक्कर खाया है, फिर लैम्डा 2 चला है, फिर लैम्डा 3 चला है, फिर लैम्डा 4 चला है। इन सबका हम पाथ को जोड़ लें और जितने कोलिजन हो रहे हैं, मान लीजिए n कोलिजन हो रहे हैं, तो n से डिवाइड कर लें। जो ये लैम्डा आएगा, दिस इज द मीन फ्री पाथ, मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो लगातार टक्करों के बीच का दूरी एवरेज, क्योंकि कभी ज्यादा हो सकती है लैम्डा 1, कभी लैम्डा 2 कम हो सकती है। तो ये आपका मीन फ्री पाथ आपके कोर्स में है, ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी निकलता है, वो भी आप दिमाग में बना लीजिए प्रेम पूर्वक। ये देखिए लैम्डा बार की वैल्यू होती है मीन फ्री पाथ kBt अपॉन √2 पाई d स्क्वायर इंटू पी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, d है आपका डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और p है प्रेशर। दो तरह से फॉर्मूले निकलते हैं। अगर मैं चाह रहा हूं कि इसका भी डेरिवेशन कर दूं, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर की हर चीज पल्ले पड़ जाए, मैंने सब पढ़ा दिया है डिटेल तरीके से 1.5-2 घंटे के अंदर, तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं, 10 मिनट जो पढ़ने वाले बच्चे पूरा लाभ ले पाएंगे इसका। तो मैं देखिए आपको समझाता हूं। ये एक मॉलिक्यूल है जिसका खुद का डायमीटर साहब d है। अभी हम शुरू में क्या कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि इस जो ये चल रहा है मॉलिक्यूल, इसके अलावा सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पर हैं, बाद में उस चीज को चेंज करेंगे। तो अगर जब ये आगे बढ़ेगा तो देखिए यहां पर इसके इर्द गिर्द डी डिस्टेंस में जितने मॉलिक्यूल होंगे उनसे ये टकराएगा, क्योंकि भाई ये मॉलिक्यूल अगर ऐसे, ये डी है ना, इसका भी डी होगा तो आधा इस तरह से ये कुछ ऐसे टक्कर मार देगा। ये देखिए यहां से यहां तक का डी है साहब, d/2, तो ये डिस्टेंस कितनी बन गई, ये अगेन डी बन गई। तो ये इसकी विसिनिटी में, मतलब ये सिलेंडर जो बन रहा है इसका डी रेडियस ले लें, इस रेडियस के दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल से बड़ा बना दिया समझाने के लिए, है सब बराबर। जितने लोग पढ़ेंगे कुछ ना कुछ टक्कर में टक्कर लग जाएगी इसकी। अब ये जो स्पीड इसकी हम पकड़े हुए हैं, ये सिलेंडर बना लेते हैं, और ये सिलेंडर हो गया v बार इंटू डेल्टा टी। v बार क्या है, एवरेज स्पीड, और डेल्टा टी टाइम में ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक गया है। तो जितने भी इसके अंदर रुके हुए मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे टकरा गया होगा इस विसिनिटी के अंदर, जो सिलेंडर का रेडियस d है, क्योंकि वो टक्कर लगने वाली है। d का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल रखा है वो हिस्सा इससे इसके ऊपरी वाले कोने से टकरा जाएगा। बात आप समझ पाए होंगे, ठीक। इसके अंदर जितने भी आइटम हैं उस बात को देखते हुए देखिए नंबर ऑफ कोलिजन्स में लिख देता हूं, या पहले मैं लिख दूं कितने आपके इसका वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई डी स्क्वायर एरिया हो गया, और लेंथ हो गई v बार इंटू टी। ये इसका वॉल्यूम हो गया। इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं, हम n को मान लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस बात को देखते हुए हम यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स सफर्ड बाई, मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं, मॉलिक्यूल ए, दिस इज ए, ठीक, इन टाइम डेल्टा टी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी पाई डी स्क्वायर, ये तो था वॉल्यूम, इनटू एक वॉल्यूम में n था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी हो गई, n से मल्टीप्लाई करें। जितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं सब टकरा जाएंगे इसके इस विसिनिटी के अंदर। मीन फ्री पाथ क्या हो गया इसका, मीन फ्री
पाथ जिसे हम लैम्डा बार लिखेंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, डिस्टेंस इन टाइम डेल्टा t और नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम t। तो ये आया लैम्डा बार इज इक्वल टू वी बार इंटू डेल्टा टी, डिस्टेंस और ये नंबर ऑफ कोलिजन्स ऊपर से, पाई डी स्क्वायर वी बार डेल्टा टी इंटू एन। काट पीट दीजिए तो वैल्यू क्या बची, 1/n पाई डी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए जो मीन फ्री पाथ में था, यहां पर जो हमने कंसीडर किया था कि केवल ये चल रहा है, बाकी सब शांत रेस्ट पर हैं, ऐसा तो होता नहीं, ये भी मूव करते हैं। अगर इस बात को हम कंसिडरेशन में ले लें तो एक फैक्टर 1/√2 इंक्लूड हो जाता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो मीन फ्री पाथ हमारा क्या हो जाता है उस समय, एक फैक्टर आ जाता है √2 इसके साथ और n पाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां पर कंसीडर किया क्या था, मैंने बोला है, लिखा नहीं है कि ए मूव कर रहा, बाकी सब रेस्ट पर हैं, यहां पर सब मूव कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला निकला उससे कुछ फॉर्मूले और निकालूंगा आपके सामने, तब आपको और शानदार समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था उसकी वैल्यू लिख देता हूं पहले। ये लैम्डा बार है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पीछे से निकाला है। अब देखिए क्या होता है, अगर हम m को ले लें मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल और डेंसिटी ऑफ द गैस को रो, डेंसिटी ऑफ गैस, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू m इंटू एन, डेंसिटी अपॉन, क्योंकि n जो है यहां पर ध्यान रखिएगा, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखना। तो मास ये रहा और वॉल्यूम 1 रहा, दिस इज टोटल मास एक वॉल्यूम में, तो ये mn के बराबर आ गया। अब यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई, रो अपॉन m, इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए यहां पर, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/√2, n की जगह डालोगे रो अपॉन m, तो m चला जाएगा ऊपर, रो रह जाएगा नीचे, और पाई डी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अभी हम दो प्रोपोर्शनलिटी देंगे कि लैम्डा बार प्रोपोर्शनल है m के और लैम्डा बार प्रोपोर्शनल फॉर ए गिवन 1/रो के। ये दो चीज यहां से मिलती हैं। एक फॉर्मूला अंतिम और निकालेंगे यहां से, जैसे पूरी चीज आप तक पहुंच जाए। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस का मतलब वही हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू RT होता है 1 मोल के लिए। P की वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे RT अपॉन V, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, थोड़ी सेटिंग, n से मल्टीप्लाई करते हैं और n से हम डिवाइड करते हैं। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब P प्रेशर क्या बना, अब देखिए ये n अपॉन V क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर है, दिस इज स्मॉल n, स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, n अपॉन V के बराबर। R अपॉन n होता है kBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये प्रेशर की वैल्यू हो गई n kBT, तो यहां से n निकाल लो, तो P अपॉन kBT, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो n की जगह, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, लैम्डा बार इज इक्वल टू, n की जगह वैल्यू पुट करोगे तो 1/√2
पाई डी स्क्वायर तुम पहले ही लिख लेते हैं, एन की वैल्यू डाल रहे हो, प्रेशर रहा नीचे और के बी टी ऊपर चला गया। ये देखिए यहां से भी हमें कुछ प्रोपोर्शनलिटी मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी कि लैम्डा बार हमारा प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लैम्डा बार हमारा मतलब मीन प्रोपोर्शनल है 1/p के। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो मीन फ्री पाथ होता है वो किन पर डिपेंड करता है, तो ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है, 1 2 3 और 4। मैंने चारों पूरा चैप्टर, वन शॉट नहीं है, ये पूरा चैप्टर 2 घंटे में हो गया आपका। 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, कुछ भी बचा नहीं है, 100 में 100 आएंगे इसमें। ये बात आप और नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये डेरिवेशन था, मैं पहले से दिखा देता हूँ, फिर एक कदम आगे आपको बढ़ाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, और ये पिछली स्लाइड से मैं दिखा देता हूँ जैसे आप पूरा अंदाज़ा लग जाए। यहाँ से एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, ये आप पॉज करके नोट किए होंगे, ये भी हमने डराइव कर दिया है। ये दूसरा डेरिवेशन की तरफ हम लोग गए थे, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे यहां तक की बात आपके पास आ जाए। फिर अगला पॉज किए होंगे आप, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये देखिए यहां पर ये पूरी वर्किंग मैंने दिखा दी। अब इसी वर्किंग को एक स्लाइड में और है कि किन पर मीन फ्री पाथ की डिपेंडेंसी है। वही 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि लैम्डा एम के प्रोपोर्शनल है 1/ρ t 1/p। ये सारी बात मैंने पीछे निकाली थी, ये जो 1 2 3 4 लिखा है। इसी को एक जगह आपसे पूछा जाता है एग्जाम में भी कि मीन फ्री पाथ, अगर आप मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ा दें तो मीन फ्री पाथ का क्या होगा। बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है तो बढ़ जाएगा मीन फ्री पाथ। अगर आप डेंसिटी को बढ़ा दें तो घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओ बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे घट जाएगा, ठीक है। अब अगली या लास्ट चीज आपकी आती है अवोगाद्रो नंबर। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, किस लिए काम आता है। इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द गैस। ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है। इसकी वैल्यू भी 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। इतने आइटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जिसकी भी बात कर रहे हैं, एटम्स, वो मिलते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हमें फायदा देता है। तो देखिए क्या है कि अगर हमें एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम कैलकुलेट करना है, किसी एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का वेट हमको निकालना है, एलिमेंट या सब्सटेंस का। एटम का सेंस है एलिमेंट से और मॉलिक्यूल का लिंकेज है सब्सटेंस से। तो एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम क्या होगा, एटॉमिक वेट को अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो। एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट को अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, बात खत्म। ये देखिए कितना है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का आप वजन, वेट निकाल पा रहे हैं। अगली बात करिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। आपको कोई मास दिया हुआ है, उसमें कितने एटम हैं या कितने मॉलिक्यूल हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन एम मास की बात करेंगे, m/m ये टोटल मास है जो आपको गैस दी गई है। कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट है, ये नंबर ऑफ मोल बन गया, और नंबर ऑफ मोल को आपने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या निकल आई कितनी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये इस समय पे एटॉमिक वेट समझ लो, एटम है, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, गिनती निकल के आपके हाथ में। अब हम लोग आखिरी बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस के तहत कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट गिवन वॉल्यूम। हम गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं। तो एसटीपी के ऊपर अगर V लीटर्स हमारी गैस है तो V लीटर को 22.4 लीटर से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अवोगाद्रो नंबर का ये बेनिफिट है कि एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का वेट ले सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं गिवन मास में, गिवन वॉल्यूम में, एसटीपी पर। तो इसको नोट कर लीजिए, चैप्टर फिनिश हो गया है। तो उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे बेटा। और मैंने बहुत ही डिटेल्ड में सब कुछ इस चैप्टर का आपको पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, वन शॉट नहीं, पूरा डिटेल्ड है। और मेरे ख्याल से अंदाजन 2 घंटे का शायद वक्त लगा होगा। 2 घंटे में हाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। आप देखेंगे अगर आप ध्यान से नोट्स बनाएंगे तो ये एक अलग ही लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं ना बोर्ड्स में ना आने वाले फ्यूचरिस्टिक एग्जाम्स में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बढ़िया रहा होगा। आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले
और आपके दोस्तों को मदद भी मिले। और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।